Good morning, everyone. So, as you know, up to yesterday, we have completed the question number 6. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रिवीजन हम कर चुके हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी था। एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। ओके, सो नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें फिर से वही वर्क और एनर्जी के रिलेशंस यूज़ हो रहे हैं। सो आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 6। How much work is done by a man who tries to push the wall of a house but fails to do so? तो आपको पता है कि वर्क डन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, जो मैंने आपको क्लास में भी नोट्स में भी एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन तब माना जाता है, द रिलेशन ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इनमें से अगर कोई भी एक ज़ीरो हो जाता है देन ऑब्वियसली वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करेगी, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। और अगर फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं है बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी वर्क क्या होगा, ज़ीरो। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है उसमें क्या है, हाउ मच वर्क इज़ डन बाय अ मैन हु ट्राइज टू पुश द वॉल। तो एक पर्सन, एक मैन जो है वो वॉल को पुश करने के लिए ट्राई कर रहा है, वॉल पे बहुत सारा फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ फोर्स का अमाउंट तो प्रेजेंट है बट डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वॉल पर कोई भी फोर्स लगाएगा तो वॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल का ज़ीरो, बट फेल्स टू डू सो, वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो वर्क डन कितना होगा, तो आपको आंसर में लिखना है कि हियर S is equal to 0, displacement is not there, so that's why W is equal to 0। तो आपको ऐसे ही, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही प्रूफ करना होगा। लैंग्वेज में आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्म में आपको प्रूफ करना है, W को 0 प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे वी नो W इज इक्वल टू एफ एस, हियर S इज इक्वल टू 0, सो W इज इक्वल टू 0। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर अगेन हम सेइंग कि जहाँ भी इस चैप्टर में एनर्जी का नाम आएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आएगा, तो इसका मतलब कौन सी टाइप की एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बात हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पावर के फॉर्मूले ही से ही बनता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वैसे कोई सिंबल नहीं होता है, बट इफ़ वी आर राइटिंग ई तो वो फॉर्मूला बन जाएगा पावर इनटू टाइम। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट कल भी डिस्कस हुई थी, मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है कि ऐसी यूनिट जो बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर, इंडस्ट्रीज़ में या फिर हाउस होल्ड सप्लाई में भी बड़े बड़े अप्लाइंसेस होते हैं, तो उसको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट के लिए कल मैंने आपको बताया था कि किलो वॉट होती है पावर की यूनिट, और आर जो होती है दैट इज़ ऑफ टाइम, बड़ी यूनिट। तो किलोवाट आर है इसकी कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की। और ऐसा यूनिट हर एक टाइप की एनर्जी की, ऐसा यूनिट हमेशा जूल रहेगी। ओके, सो ऑलवेज द ऐसा यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज जूल। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल। अब इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन होता है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में कौन सी यूनिट बड़ी है। तो आपको वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बड़े लेवल पर जो यूज़ हो रही है यूनिट वो कमर्शियल यूनिट है, तो ये वाली यूनिट बड़ी होती है, जूल यूनिट जो है वो छोटी है। और दोनों में क्या रिलेशन है इसको फाइंड करने के लिए देखिए, एक बार मैं आपको लिखकर समझा दे रही हूँ कि दोनों का रिलेशन, जो यूनिट बड़ी है उस यूनिट को आप इधर लिख देंगे 1 किलोवाट आर। किलोवाट आर में अगर हम 1 किलोवाट आर की वैल्यू फाइंड करें तो आपको पता है 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होंगे, इनटू 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। अब हम इसको एक बार साथ साथ में करके लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं 10 की पावर्स कितनी है, 3 पावर्स यहाँ हैं, 2 पावर्स यहाँ हैं, 10 की पावर 5 है और साथ में क्या लिखा है 36। तो 36 इंटू 10 की पावर 5, वॉट और सेकंड को मिलाकर ही बोलते हैं जूल। ओके, एक काम और करते हैं, क्योंकि सही लिखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो अगर हम इसको 3.6 कर दें तो यहाँ पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, 10 की पावर हो जाती है 6। ओके,
तो ये आपका कन्वर्जन होगा। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, स्टैब्लिश कैसे करना है, तो आपको ऐसे इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। फिर पावर को समअप करेंगे, 36 इंटू 10⁵ जूल, और फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, तो ये आपका 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें फिर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आया है, और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो लिखा है राइट डाउन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी एक तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एनर्जी लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, फिर सेकेंड टू थर्ड, और ऐसे होकर बहुत सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब को सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना बल्ब में, तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बल्ब के अंदर पहुंचती है तो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में भी, क्योंकि बल्ब ग्लो करता है, और दूसरी एक और एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट इज़ हीट एनर्जी। क्योंकि जो भी चीज़ें जल रही हैं, जो भी चीज़ें ग्लो कर रही हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ गर्म हो जाती हैं। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, थोड़ी देर ग्लो करने के बाद में गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि हियर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ओके। फिर टॉर्च में कौन सा प्रोसेस होगा, टॉर्च में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, टॉर्च के अंदर आपको पता है सेल होते हैं, और सेल जो है वो केमिकल से बने होते हैं। तो केमिकल सेल हो या बैटरी हो, इनके अंदर जो केमिकल सॉल्यूशन है, चाहे वो केमिकल सॉल्यूशन पाउडर्ड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, उसके थ्रू वर्क करते हैं। तो सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो है केमिकल एनर्जी, ओके। तो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि टॉर्च जलती है तो लाइट एनर्जी में, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इट में ऑल्सो कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। लेकिन बल्ब के कंपैरिजन में टॉर्च में जो लाइट होगी उसमें कम हीट होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पावर है उतनी नहीं होती है। तो आंसर में आप यही लिखेंगे कि हियर केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। सी है आपका इन द थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन किसको बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट लगा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाटर से भी हो सकता है, कि वाटर की जो हीट होती है, वाटर के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट में जो वाटर की स्टोर्ड एनर्जी होती है, और वाटर को हीट किया जाता है, वो और जो हीट है, जो स्टीम है, उसकी हेल्प से टरबाइन को चलाया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा विंड मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उस तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं टरबाइन में। तो ये सब कुछ आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो जो थर्मल पावर प्लांट का मतलब है, थर्मल पावर स्टेशन का मतलब है कि स्टीम से, हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी। थर्मल वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ हीट एनर्जी होगी। तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। सोलर सेल, तो सोलर सेल की वर्किंग तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगी। सोलर सेल क्या होती हैं, सोलर पैनल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आपने देखा होगा सोलर सेल या सोलर पैनल में सबसे पहले जो सोलर लाइट है, यानी कि सनलाइट है, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी बोलेंगे आप, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी सोलर पैनल पर इंसिडेंट होती है, उसके बाद प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि वो बैटरी के अंदर स्टोर कर ली जाती है ना, और बैटरी के थ्रू फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होती है। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बाद में अगर सोलर सेल को यूज़ किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, बट इलेक्ट्रिक एनर्जी मत लिखिएगा, या सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर है आपका इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर की वर्किंग भी आपको ऑलरेडी पता है। हीटर में क्या प्रोसेस होता है, हीटर में सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, क्योंकि हीटर का मेन पर्पस क्या है, हीट को प्रोड्यूस करना। और थोड़ा उसमें जो है वो, क्योंकि हीटर का जो वायर होता है, नाइक्रोम वायर देखा होगा आपने, वो ग्लो करता है, तो वो लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ओके।
सो इतने सारे कन्वर्जन्स यहाँ आपको लिखने हैं और इन कन्वर्जन्स के बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो लुक एट द नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है अ बॉय ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो एक बात याद रखिएगा ऑलवेज कि वर्क डन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उस टाइम मैंने बताया था कि वर्क डन जो होते हैं दोज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के वर्क डन होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के कौन कौन से वर्क डन होते हैं, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला तो हम लिखते हैं F इंटू एस। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स जिधर फोर्स लगा है उधर ही बॉडी चल रही है, तो इसका एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को पुश किया, वो चीज़ उसी डायरेक्शन में मूव करने लगी, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गया। और या फिर इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अदर एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग बाहर की तरफ मूव करता है, तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि बॉडी पर फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। जैसे अगर किसी बॉल को अपवर्ड्स थ्रो करते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो सकता है। और थर्ड टाइप का वर्क होता है ज़ीरो। ज़ीरो वर्क कब होता है, जब बॉडी पर लगने वाला फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें दे रखा है बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो बॉडी ऑफ मास m, तो मान लीजिए ये बॉडी है जिसका मास m है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो आपको पता है इस तरह का रेवोल्यूशन कर रही है, सर्कल पे चल रही है। सर्कल की जो रेडियस है वो r है, तो ये पता है आपको, दिस इज द रेडियस r, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो बॉडी जब चलती है तो अगर मान लीजिए वो इस पॉइंट पर है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट पर है तो इन दिस डायरेक्शन, अगर यहाँ पर है तो दिस डायरेक्शन, यहाँ पर है तो दिस डायरेक्शन, ओके। तो किसी भी कंडीशन में मान लीजिए हम इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन उस पर एक फोर्स लगता है जो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ होता है, तो उसका सेंटर किधर है, इधर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है, सेंटर की तरफ, बॉडी का मूवमेंट किधर है, इस साइड, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। इसी तरह से अगर बॉडी यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, हर एक कंडीशन में ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी चीज़ अगर कभी भी आपके पास वर्ड आ जाता है कि सर्कुलर पाथ है और आपको फाइंड करना है वर्क, तो ऑलवेज द आंसर विल बी ज़ीरो। क्यों होगा ज़ीरो, आप उसके रीज़न में भी लिखेंगे। यहाँ लिखा हाउ मच वर्क इज़ डन, तो आप लिखेंगे हियर वर्क इज़ डन, वर्क डन इज़ ज़ीरो बिकॉज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कैसे प्रूफ करना है, प्रॉपर रीज़न लिख के, तो आप लिखेंगे कि हियर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री, हियर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर हियर द डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन फोर्स, सो दैट्स वाई वर्क इज़ ज़ीरो, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट दिस क्वेश्चन 10। इसमें दे रखा है अ हॉर्स ऑफ मास 200 kg, तो मास गिवन है 200, एंड अ डॉग ऑफ मास 20 kg, डॉग का मास 20 kg है, आर रनिंग एट द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, विच ऑफ द टू पजेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है, स्पीड पे भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर दोनों की स्पीड तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंस है स्पीड पर, स्पीड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन मास का इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखा है हॉर्स का मास 200 kg है, तो मास जिसका भी ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि मास कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में। तो मास हॉर्स का ज़्यादा है तो हॉर्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और डॉग का मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आप रीज़न में लिखेंगे कि वी नो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, एंड हियर द मास ऑफ हॉर्स इज मोर देन डॉग, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स इज मोर देन डॉग, ओके। तो आज का हमारा जो रिवीजन है वो यहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न से, एंड प्रॉपरली नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर
notebook or in revision copy. Okay, thank you.